नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो बीपीएससी 17वीं के लिए टेस्ट पेपर नंबर 28 है, जो एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर। और अपना पहला क्वेश्चन जो है इस टेस्ट पेपर का, यह कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य काल के दौरान वैशाली शहर का नाम राजा विशाल के नाम पर रखा गया था। तो याद रखिएगा, जो वैशाली जो है वो मौर्य काल के समय में इस इलाके का नाम नहीं रखा गया था। तो ये जो वैशाली है, यह आपको महावीर के समय भी फेमस था। वैशाली बज्जी महाजनपद के अंतर्गत वैशाली आता था। और मौर्य काल की जो कहानी स्टार्ट होती है वह कब से होती है? 321 बीसी से स्टार्ट होता है। तो यह मौर्य काल से पहले भी वैशाली महाजनपद एग्जिस्ट कर रहा था और उस शहर का नाम वैशाली था। यह पॉइंट आपको गलत है। वैशाली बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और बज्जी गणराज का मुख्यालय था। तो यह पॉइंट आपको सही है। वैशाली जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। महात्मा बुद्ध जब अपने घर से निकले थे तो उन्होंने अपना पहला शिक्षा जो प्राप्त किया था वो वैशाली में ही आपको प्राप्त किया था। इनके पहले गुरु का जो नाम था अलार कलाम जो था, यह इनके गुरु जो थे ये वैशाली में ही ज्ञान प्राप्त किए थे। और वैशाली बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। और बज्जी महाजनपद में जो 8 जन था, उसका जो राजधानी भी वैशाली था। तो यह हमें मालूम है। तो सेकंड पॉइंट जो है आपको सही है। इसमें से पूछा कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट जो है गलत है। उसके बाद है बुद्ध की मृत्यु के 500 वर्ष बाद बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया गया, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है? हम लोग को मालूम है जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, यह तीनों को बुद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। जिसमें से विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है आपको प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया जाता है। और अभिधम्म पिटक जो है आपको कब कंपाइल किया जाता है? तो अभिधम्म पिटक जो है आपको तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा करवाया जाता है, वहां पर ये अभिधम्म पिटक को कंपाइल किया जाता है। तीनों जो है आपको बुद्ध धर्म का त्रिपिटक का भाग है। इसमें से आंसर क्या आ जाएगा? डी, कोई नहीं। ये तीनों त्रिपिटक का भाग है। अगला है, इसका उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में मिलता है। इस राज्य में वर्तमान समय के खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर शामिल थे। यह मगध के उत्तर पूर्व में स्थित था। चंपा इस राज्य की राजधानी थी, जो वर्तमान बिहार के भागलपुर से मेल खाती है। चंपा का पुराना नाम मालिनी था। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिग्घ निकाय के अनुसार इस राज्य की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर जिस महाजनपद का वर्णन हो रहा है, यह है आपको अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह कौन सा था? चंपा था। चंपा एक नदी का भी नाम था, जो मगध और अंग महाजनपद का बाउंड्री का काम करता था। अब अंग महाजनपद का जो शुरुआत कैसे हुआ, इसके बारे में अलग अलग सोर्स में अलग अलग कहानी मिलता है। जैसे महाभारत, रामायण, पुराण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो अलग अलग सोर्स में अंग के स्थापना के बारे में अलग अलग कहानी मिलता है। उसी आधार पर जो बौद्ध धर्म ग्रंथ के आधार पर आपको अंग महाजनपद के बारे में पता चलता है। जो उसका जो स्थापना करने वाला राजा था, उसका नाम क्या था? महागोविंद। याद रखिएगा कौन था? महागोविंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद उन्हें आमतौर पर गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में से अंतिम माना जाता है। भीतरी शिलालेख के अनुसार उन्होंने पुष्यमित्र को हराया, जो जनजातियां थी और संभवतः नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक क्षेत्र पर शासन करती थी। उन्होंने 455 ईस्वी में एक हून हमले को भी विफल किया और 467 ईस्वी में उसकी मृत्यु होगी। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो यह जो है आपको स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य में जो आखिरी शक्तिशाली गुप्त राजा है वह है कौन सा? आपको स्कंदगुप्त। तो यह स्कंदगुप्त के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्कंदगुप्त
के जो पिता थे उसका क्या नाम था? कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त के पिता का क्या नाम था? कुमारगुप्त। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। आंसर क्या है? बी। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाल बौद्ध धर्म के हीनयान और तांत्रिक स्कूलों के अनुयायी थे। याद रखिए, पाल जो थे, जो गोपाल के द्वारा जो पाल वंश स्टार्ट किया गया था, जिसमें गोपाल, उसके बाद आपको धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, और उसके बाद और भी राजा होते हैं। ये लोग आपको महायान स्कूल के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म में जो हीनयान और महायान है, तो बौद्ध धर्म के ये महायान और तांत्रिक स्कूल के अनुयायी थे, हीनयान के नहीं थे। उदंतपुर में धर्मपाल द्वारा एक बौद्ध मठ और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो यह गलत है। उदंतपुर में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वह गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। धर्मपाल के द्वारा एक जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वह आपको बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, और दूसरा जो है आपको भागलपुर में स्थापित हुआ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और बांग्लादेश में भी एक सोमपुर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो उदंतपुर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल के द्वारा। तो ये जो है आपको सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है। कौन सा कथन सही है? इसमें से कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है कर्नाट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाट शासकों के काल को मिथिला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। हरि सिंह देव कर्नाट राजवंश के अंतिम शासक थे। यह दोनों पॉइंट जो है आपको सही है। कर्नाट वंश जो मिथिला का मध्यकाल का पहला राजवंश जो 1097 से लेकर 1324 ईस्वी तक चलता है। इसके संस्थापक कौन है? ज्ञानदेव। और आखिरी राजा जो रहता हुआ है हरि सिंह देव, जिसको 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक पराजित कर देता है। उसके बाद हरि सिंह देव जो है नेपाल जो है वहां से भाग जाता है। तो यहां से दोनों पॉइंट आपको सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपको ऑप्शन सी। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना पहला कारखाना मुख्य रूप से निम्नलिखित के व्यापार के लिए स्थापित किया था। तो जो आपको 1620 ईस्वी में यह कारखाना स्टार्ट किया गया था आलमगंज पटना में, यह आपको किसके लिए किया गया था? तो यह साल्ट पीटर के लिए किया गया था। साल्ट पीटर, सोरा जिसको कहते थे। और यह साल्ट पीटर का केमिकल नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। तो 1620 में जो स्थापित हुआ था, एक साल के अंदर में ही यह जो फैक्ट्री था यह बंद करना पड़ा। लेकिन याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार में पटना में जो पहला कारखाना बना था, कब बना था? 1620 ईस्वी में, साल्ट पीटर के बिजनेस करने के लिए, जिसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। यहाँ के आंसर देगा 7 का। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1928 में बिहार में सर्वदलीय सम्मेलन का नेतृत्व किया, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? याद रखिएगा, आपको यह जो है किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो सर अली इमाम के अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नेताओं से किसने 1928 में बिहार में सर्वदलीय सम्मेलन का नेतृत्व किया? यह थे सर अली इमाम, जिसने बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक कब पेश किया गया? याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय आपको जो 1917 में बना है, यह आपको विधेयक सितंबर 1916 में पेश किया गया था। यह सितंबर 1916 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह बिल पेश किया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पहले यूरोपीय जो आपको है यहाँ पर कौन हो जाएगा? यह है आपको पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है आपको पहले यूरोपीय है जो पटना में और बंगाल में और बेसिकली पूरे भारत में बिजनेस करने के लिए पहला जो यूरोपियन आया था वो था पुर्तगाली। उसके बाद ओढ़नी बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ओढ़नी डैम जो है यह आपको बांका जिले में स्थित है। कहाँ पर है ओढ़नी डैम? यह बांका डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर इस डैम पर बनाया गया है। तो ओढ़नी डैम बांका जिले में स्थित है, जहाँ जाकर आप जल क्रीड़ा का भी आनंद ले सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आपको 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है गंगा में बही प्रवाह तक बेसिन का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 40,500
53 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 4188 वर्ग किलोमीटर बिहार में, 895 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, शेष 35,470 वर्ग किलोमीटर नेपाल में है। वाल्मीकि नगर तक बेसिन का आकार मोटे तौर पर समलंबाकार है। उपयुक्त पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जो आपको यूपी और बिहार दोनों में यह नदी बहती है। तो कमला नदी जो है ये आपको यूपी में तो नहीं बहता है। उसके बाद बूढ़ी गंडक जो है आपको यूपी में नहीं बहता है। अब यहाँ पे देखिए गंडक और कर्मनाशा ही हो सकता है आंसर। कर्मनाशा आपको नेपाल से नहीं निकलता है। गंडक तो इसका एकमात्र आंसर हो जाएगा। आपको जो गंडक आपको यूपी और बिहार का बाउंड्री भी बनाता है, यूपी और बिहार दोनों में बहती है और नेपाल से यह प्रभावित जो है आपको स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है सिकल सेल रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला एक अनुवांशिक रक्त विकार है। तो यह पॉइंट सही, जो सिकल सेल डिजीज जो है यह आरबीसी को इफेक्ट करता है। याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं कठोर हो जाती है और सिकल के आकार ले लेती है। तो इस जो डिजीज में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल जो जिसमें हेमोग्लोबिन होता है, जो आपको ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो स्टिफ हो जाता है और ये सिकल शेप ले लेता है। तो यह पॉइंट सही है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, यह सही है। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर सही है सिकल सेल डिजीज। उसके बाद है यह निचले हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण का क्षेत्र है। यह बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व तक लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण पट्टी के रूप में स्थित है। इस क्षेत्र में रेत और बजरी का जमाव है। उपयुक्त पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह क्या कह रहा है? यह निचली हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण का क्षेत्र है। यह बिहार के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व। तो देखिए बिहार जो है, यह आपको मान लीजिए बिहार है, इसके बीच से गंगा नदी बहती है। तो इसके एकदम उत्तरी भाग में आपको कौन सा है? आपको जो 10 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण पट्टी है, इस क्षेत्र में रेत और बजरी का जमाव है। तो यह कौन सा रेत और बजरी का जमाव? इसको हम क्या कहते हैं? भाबर। भाबर के बाद आता है आपको तराई, तराई के बाद आता है आपको बांगर, उसके बाद आता है खादर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? भाबर। तो इस क्षेत्र में रेत और बजरी का जवाब है। उपयुक्त पैराग्राफ निम्नलिखित किस क्षेत्र का से संबंधित है? तो यह यहाँ पर हो जाएगा भाबर। उसके बाद है 1765 में बंगाल में स्थापित द्वैत शासन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो 1765 में जो बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, उसको 1772 में, याद रखिएगा 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा खत्म किया गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। वारेन हेस्टिंग जो है 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। तो 1772 में जो वारेन हेस्टिंग आता है, यह क्या करता है? ड्यूअल सिस्टम जो था उसको खत्म करता है। ब्रिटिश के बिहार पर जो राजा खान और सिताब राय टैक्स कलेक्शन कर रहा था, इस प्रोविजन को खत्म करके यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कहानी को स्टार्ट करता है। तो 1772 में ही पहली बार भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कंसेप्ट आया था। तो यह याद रखिएगा। तो ब्रिटिश ने द्वैत शासन की व्यवस्था जो 1765 में स्टार्ट हुआ था, उसको खत्म करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मदद से भारत में शासन करना शुरू किया था। यह कब हुआ? तो 1772 में स्टार्ट हुआ वारेन हेस्टिंग के द्वारा, जो यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में 1785 तक रहता। तो यह है आपको वारेन हेस्टिंग। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। यहीं पे देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपको 1786 से लेकर 1793, फिर 1805 से लेकर 1805 यह आपको गवर्नर जनरल बंगाल होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है आपको 2 बार बंगाल का गवर्नर बनता है, एक पलासी के युद्ध के बाद 2 साल के लिए और एक बक्सर के युद्ध के लिए 2 साल के लिए। मेजर हेक्टर मुनरो जो है आपको बक्सर का युद्ध जो होता है उसमें इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद है भारत में यूरोपीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। वांडीवास की लड़ाई, बेदरा की लड़ाई, पलासी का लड़ाई। तो देखिए पलासी का युद्ध जो होता है 1757 में होता है। पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर जो है आपको डच के मदद से ब्रिटिश को भगाने का कोशिश करता है। यह कब करता है? 1759। जब मीर जाफर ब्रिटिशर सबसे परेशान हो जाता है, तो वह डच की मदद से आपको ब्रिटिशर्स को भगाने का कोशिश करता है। यह बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चल जाता है, जो मीर जाफर डच को आमंत्रित कर रहा है और डच की मदद से ब्रिटिशर्स को भगाने का कोशिश कर रहा है। तो मीर जाफर क्या करता है? आपको बंगाल में बगल में जो बेदरा का जगह है वहां पर डच को पराजित कर देता है। बंगाल के बगल में जो बेदरा का जगह है वहां पर डच को पराजित करता है और उसके बाद डच की कहानी भारत में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और फिर से मीर जाफर जो है ब्रिटिश की बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। तो बेदरा का युद्ध जो है 1759 में डच और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है, जिसमें डच की पराजय होती है। वांडीवास का युद्ध जो है यह आपको फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में एंग्लो फ्रेंच जो वार होता है, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार में जो फाइनल युद्ध होता है एंग्लो फ्रेंच के बीच में, वह है आपको वांडीवास का युद्ध, जो 1760 में होता है।
इस एंग्लो फ्रेंच वार के बाद आपको भारत में फ्रेंच का जो वर्चस्व की कहानी थी वह खत्म हो जाता है और फ्रेंच एकमात्र छोटा सा बिजनेसमैन की तरह रह जाता है। ये इंपीरियलिस्टिक एम्पायर इसका खत्म हो जाता है। तो वांडीवास की लड़ाई 1760 में फ्रेंच का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। बेदरा के युद्ध में आपको डच का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। पलासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था सिराजदौला, बंगाल के नवाब का क्या नाम था, सिराजदौला को मार दिया जाता है। तो 1757, 1759 और 1760। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, 3, 2 और 1, 3, 2 और 1। तो क्या आंसर है आपको 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान आपको जो है कौन सी, तो काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ याद रखिएगा 1921 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जामिया मिलिया 1920 ईस्वी में। गुजरात विद्यापीठ जो है 1920 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो यह 20 से 22 के बीच में कौन सा स्टैब्लिश किया गया, तो गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1, 2, 3। आंसर आपको सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद पी और एस तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों ही तरल पदार्थों से होकर गुजर सकता है। तो याद रखिएगा पी और एस वेव जो दोनों एक प्रकार का प्राइमरी, जो एक दोनों प्रकार का बॉडी वेव है। इसमें पी वेव जो है तीनों मीडियम में मूव कर सकता है, एस वेव केवल सॉलिड मीडियम में मूव करता है। तो दोनों ही तरल पदार्थ से यात्रा कर सकता है, गलत है। पी तरंग तरल पदार्थ से होकर गुजर सकती है लेकिन एस तरंग नहीं। तो ये बी पॉइंट सही है। एस तरंगे तरल पदार्थ से होकर गुजर सकती है, एस नहीं, सेकेंडरी वेव नहीं गुजर सकती है, प्राइमरी वेव गुजर सकती है। तो सी गलत है, ए गलत है। दोनों ही तरल पदार्थों से गुजर नहीं सकती, गलत है। जो प्राइमरी वेव है, जो एक बॉडी वेव है, ये आपको तीनों मीडियम में सॉलिड लिक्विड गैस से मूव कर सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी वेव है, एस वेव है, वह केवल सॉलिड से मूव करता है। तो इसका आंसर क्या देगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है जुआन डी फूका प्लेट को उसके सही स्थान से मिला। तो हम लोग को मालूम है जो धरती का जो क्रस्ट है उसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार मानते हैं, जो धरती का क्रस्ट अनेक प्लेटों से बना हुआ है। तो जॉन डी फूका प्लेट आपको कहां पर है, तो जॉन डी फूका प्लेट जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है, जैसे ये आपको अमेरिका है, यहाँ पर ये आपको जॉन डी फूका है, उसके बगल में आपको कौन सा कोको प्लेट है। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से दूर यह आपको जॉन डी फूका प्लेट है। तो जॉन डी फूका आपको कहां पर है, याद रखिएगा, यह है ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जॉन डी फूका प्लेट। उसके बाद है इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेना के एक इंजीनियर थे जिन्होंने बाद में भारत के इतिहास और पुरातत्व में रुचि ली। उन्हें इस नाम से जाना जाता है। तो वो जो थे आपको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाते हैं। बिहार में जो अनेक जगह है, बोध गया आपको, उसके बाद जो अशोक का पिलर है, वैशाली का उत्खनन है, तो बहुत जगह पर उत्खनन बिहार और पूरे भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। यह आपको क्या होगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारतीय दुर्दशा को उजागर करना था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी जो 1765 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था, लंदन में किया गया था। वहां पर जो लंदन में जो स्टूडेंट सब रह रहे थे उस सब के लिए एक ग्रुप बनाया गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद यह जो लंदन इंडिया सोसाइटी था यह 1 साल के लिए चला। उसके बाद यह लंदन इंडिया सोसाइटी 1766 ईस्वी में नाम बदल दिया जाता है इसका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा लंदन इंडिया सोसाइटी कब बनता है, 1765 ईस्वी में, और यह कब तक चलता है, तो 1766 में चलता। उसके बाद 1766 में यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बन जाता है ग्रुप। और इसमें अब केवल लंदन में भारत के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि जो भी भारत से प्रेम करते हैं, भारत का के वेलफेयर के लिए बात सोचते हैं, तो वे चाहे ब्रिटेन का आदमी हो या भारत के आदमी हो या स्टूडेंट हो, वह सब अब इस ग्रुप का मेंबर बना था। तो याद रखिएगा लंदन इंडिया सोसाइटी 1765 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा बनाया गया, जो बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से स्टार्ट काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और मैगजीन, निम्नलिखित समाचार पत्र और पत्रिका पर विचार करें। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यह आपको 4 भाषा में साप्ताहिक अखबार निकलता था। यह कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह किस किस भाषा में निकलता था, तो याद रखिएगा यह भी पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद यह आपको तमिल, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती, 4 भाषा कौन सा है, तमिल और गुजराती में यह अखबार साप्ताहिक निकलता था। उसके बाद जब महात्मा गांधी भारत आए तो यंग इंडिया और नवजीवन 1700 या 1919 ईस्वी से 1919 ईस्वी से कौन सा स्टार्ट हुआ, यंग इंडिया और नवजीवन। नवजीवन गुजराती भाषा का था, यंग इंडिया आपको अंग्रेजी भाषा का था। उसके बाद यह जो है यंग इंडिया का नाम बदल दिया जाता है आपको हरिजन, कब, 1933 ईस्वी में।
तो यह जो है आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा 4 अखबार भारत में 4 अखबार टोटल पब्लिश किया जाता है कि इंडियन ओपिनियन, उसका बाद यंग इंडिया और नवजीवन, और यंग इंडिया ही बाद में हरिजन नाम से पब्लिश होना शुरू होता है। कब से? 1933 ईस्वी से। 1933 ईस्वी से आपको हरिजन नाम से यह यंग इंडिया पब्लिश होना शुरू होता है। यह जो है यह चारों अखबार यह आपको साप्ताहिक होता है। यंग इंडिया और हरिजन अंग्रेजी अखबार है। नवजीवन जो है गुजराती है। इंडियन ओपिनियन 4 भाषा हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती में पब्लिश होता था। तो महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े होते? तो यहाँ पर तीनों होगा, अगर एक हरिजन भी रहता तो यहाँ पर चारों हो जाते। उसके पास है के बाद है मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत उपयुक्त काद्यांश से जुड़ी है? यह स्टेटमेंट जो है आपको ईश्वरचंद विद्यासागर का है। यह स्टेटमेंट आपको किनका है? ईश्वरचंद विद्यासागर का, याद रखिएगा। उसके बाद है बरिंद्र कुमार घोष, प्रमोथा मित्र, जतेंद्र नाथ बनर्जी निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना के लिए जाने जाते हैं? यह जो है आपको कौन सा संगठन स्थापित किए थे? तो 1902 में आपको अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ जो आपको है कलकत्ता यूनिटेरियन समिति, तो कलकत्ता यूनिटेरियन समिति 1821 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके द्वारा तो राजा राम मोहन राय और विलियम एडम, राजा राम मोहन राय और विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन समिति स्थापित किया गया था। यह भी याद रखिएगा, यह यूपीएससी में एक बार पूछा गया है कलकत्ता यूनिटेरियन समिति के बारे में। तो यह 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और विलियम एडम के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद जो है विलियम एडम जो है आपको 1839 ईस्वी में, याद रखिएगा 1839 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्टार्ट करते हैं। 1839 ईस्वी में विलियम एडम जो है लंदन में आपको ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्टार्ट करता है। इसी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का एक ब्रांच बंगाल में खुलता है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से। यह कब खुलता है? तो 1843 ईस्वी। याद दे रखिएगा 1821 में सबसे पहले कलकत्ता यूनिटेरियन समिति बनाया जाता है राजा राम मोहन राय और विलियम एडम के द्वारा। जब फिर राजा राम मोहन राय का देहांत हो जाता है, विलियम एडम लंदन जाते हैं। इन लंदन से भारत के कल्याण के लिए हेल्प करने के लिए वो लंदन में एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। उसी का आपको बंगाल में ब्रांच खुलता है 1843 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसको इंडियन एसोसिएशन हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन के भी नाम से जानते हैं, यह कब बना था? 1876 में बना था। इसमें 2 आदमी का नाम आपको याद रखना है, एक है आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यह बीपीएससी आपको क्वेश्चन पूछा है, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, दोनों एक ही नाम है। इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह इंडियन एसोसिएशन 1876 में इंडियन लीग जो 1875 में था, उससे ही यह डेवलप होकर बना था। यहाँ पर आपको अनुशीलन समिति के बारे में कुछ बता दिया, आंसर ये होगा। बाकी तीनों भी पॉइंट हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। बोस और घोष दो कंफ्यूजिंग नाम है, लेकिन याद रखिएगा जैसे सुभाष चंद्र बोस जो है आपको कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन बाद में वो आपको आजाद हिंद फौज से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको जैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में सुभाष चंद्र बोस भी जुड़े हुए थे, तो रास बिहारी बोस पर्टिकुलरली आपको क्या चीज से जुड़े हैं? रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। 1912 ईस्वी में जो आपको बॉम्ब अटैक किया जाता है वायसराय पर दिल्ली में, वहां पर रास बिहारी बोस जो है उसके प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। तो रास बिहारी बोस जो है एक क्रांतिकारी लीडर है, रास बिहारी बोस। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं उसका नाम है रास बिहारी घोष। तो घोष और बोस में कंफ्यूजन नहीं होना। तो 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी घोष। 1908 में भी रास बिहारी घोष ने किया। तो यहाँ पर जो है सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस ने की, तो यह गलत है। रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यह पॉइंट सही है। आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भूमिका में आपको इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से संबंधित एक और है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम होता हुआ है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग आपको 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर की द्वारा बनाया जाता है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग में कंफ्यूजन नहीं होना। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर स्टार्ट करते हैं। जब मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट से मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, उससे वो लोग असंतुष्ट होते हैं, तो वे लोग अपने एक अलग लीग बनाते हैं जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो वो एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से फ्रीडम की बातें करता है, और यह है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी के द्वारा आपको फ्रीडम की बातें कर रहा है। तो दोनों यहाँ पर पहला तो आपको गलत है बता दिया, दूसरा आपको पॉइंट सही है। कौन सा सही है? तो इसका आंसर करेगा ऑप्शन बी। उसके बाद है 1932 के पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचिका के विचार को त्याग दिया। तो दलित वर्गों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड किया जाता है दलित वर्गों के द्वारा, उसको पूना पैक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट को बदल दिया गया, और उसके बदले आपको क्या दिया गया? दलित वर्गों को रिजर्वेशन दिया गया। दलित वर्गों को क्या दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया। यह पॉइंट
आप याद रखिएगा। अगला है, इसने प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल दोनों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की। तो यह पॉइंट भी आपको सही है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जितना सीट मिल रहा था उससे ज्यादा आपको डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व किया गया। तो इसने प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल दोनों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की वृद्धि की। तो 1 और 2 जो है दोनों आपको सही है। इट अबंडन द आइडियाज। तो इसका 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपको सही। इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद है 1928 में प्रस्तुत सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सार्वजनिक पब्लिक सेफ्टी बिल जो 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो विदेशी कम्युनिस्ट संगठनों का साथ संपर्क को रोककर भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन पर अंकुश लगाना। तो भारत में कम्युनिस्ट के लोगों को के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था। तो 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल का क्या उद्देश्य था? कम्युनिस्ट संगठन के साथ संपर्क को रोकना। उसका बाद पहला हार्मोन किसने खोजा था? तो हार्मोन वो डिस्कवर द फर्स्ट हार्मोन। तो याद रखिएगा, तो हार्मोन को 1902 ईस्वी में विलियम बैलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने खोजा था। विलियम बैलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने यह आपको खोजा था हार्मोन को। उसके बाद है, मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए किस जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो आपको जो इंसुलिन बायोकेमिकल प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो इंसुलिन जो प्रोड्यूस किया जाता है वह जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं रिकम्बिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा आपको इंसुलिन बनाया जाता है। तो रिकम्बिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको इंसुलिन बनाया जाता है ताकि डायबिटिक पेशेंट को हेल्प किया जा सके। इंसुलिन आपको पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। पेनक्रियाज में कौन सा अंग से इंसुलिन सीक्रेट होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। यह भी पूछा जाता है कि इंसुलिन पेनक्रियाज से तो सीक्रेट होता है, लेकिन पेनक्रियाज के किस पार्ट से सीक्रेट होता है यह भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस की इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद जो है आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारें के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया की सहायता से नेपाल सीमा पर एक समांतर सरकार बनाई। यह पॉइंट आपको सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अर्थात बलिया जिले के पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया और चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार घोषित की गई। तो यह दोनों पॉइंट आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है और यह दोनों पॉइंट आपको सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्र, श्रमिक और किसान आंदोलन में शामिल हुए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको छात्र, श्रमिक और किसान आंदोलन में भाग लिए थे। इसे नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है। यह जो है लीडरलेस मूवमेंट भी कहलाता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद ही जो कांग्रेस के जो लीडर थे उसे जेल में डाल दिया जाता है। जो नेशनल लीडर है, जो रीजनल लीडर है, उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। तो बड़े लीडर की अनुपस्थिति होती है, लेकिन फिर भी यह मूवमेंट बहुत ही आपको एग्रेसिव वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, तो इसलिए इसे नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट सही है। 32 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है, क्रिप्स मिशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो आधिकारिक वार्ताकार जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, वह थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। उसके बाद है, भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहली बार जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत की गई थी। और सर एलिजा एम्फी जो है यह भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। सर कौन बने थे? सर एलिजा एम्फी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो यह याद रखिएगा, 1773 के तहत आपको सर एलिजा एम्फी बनते थे। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन। उसके बाद है, भारत में 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित अकालों में से किसको आपदा का सागर कहा जाता है? याद रखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेमिन इज कॉल्ड आपको सी ऑफ कैलेमिटी। तो सी ऑफ कैलेमिटी जो कहा जाता है 1866 से 67 में जो उड़ीसा का अकाल है उसी को हम लोग आपदा का सागर कहते हैं। इसको कहते हैं उड़ीसा का अकाल। उसके बाद है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था स्वतंत्रता लगभग हमारी पहुंच में है और हमें उसे जब्त करना होगा? तो यह स्टेटमेंट जो है आपको कब कहा गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कहा गया था। यह कब कहा गया था? तो 9 अगस्त 1942 को कहा गया था। 9 अगस्त 1942 अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह कहा गया था। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का भी नारा दिया था। सर निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक रूप में दूसरे चरण पर है? तो सेकंड पोजीशन पर। तो महात्मा गांधी जो है अपना पहला जो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं यह कब है? चंपारण आंदोलन। 10 अप्रैल को यह पटना पहुंचते हैं। 10 अप्रैल को यह कहाँ पहुंचते हैं? पटना पहुंचते हैं। 5 दिन मुजफ्फरपुर में रुकते हैं। फिर 15 अप्रैल को यह मोतिहारी पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं 1917 में आपको क्या होता है? चंपारण होता है। चंपारण के बाद यह अहमदाबाद मिल हड़ताल में पार्टिसिपेट करते हैं। चंपारण के बाद यह जो है अहमदाबाद मिल। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो भारत आए तो केक खाते हैं। याद रखिएगा, यह फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। भारत में महात्मा गांधी केक खाते, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर आपको जो है
खेदा सत्याग्रह। तो 1918 में फरवरी मार्च में अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो होता है यह आपको कब होता है? फरवरी मार्च में होता है। उसके बाद आपको खेदा सत्याग्रह होता है। यह अहमदाबाद मिल हड़ताल ही में जो है आपको महात्मा गांधी अपना पहला हंगर स्ट्राइक करते हैं। हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी अपना पहला कब करते हैं? तो यहीं पर करते हैं 1918 ईस्वी में अहमदाबाद। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो 1920, 1 अगस्त 1920 को ऑफिशियली असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 का इंसिडेंट है, अप्रैल 1919। तो दूसरा इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल की जो घटना है यह आपको दूसरे नंबर की घटना हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति का बाइबल माना जाता है? तो बंगाली देशभक्ति का बाइबल आपको आनंद मठ को माना जाता है। आनंद मठ जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया था, सन्यासी विद्रोह पर आधारित जो बुक, विद्रोह पर जो आधारित बुक है, इसी आनंद मठ में आपको वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग भी लिखा गया है। तो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग को जो कंपाइल किया गया है आनंद मठ से ही किया गया है और इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है। लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग किया। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह दोनों पॉइंट आपको सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का त्याग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह दोनों पॉइंट सही, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में उसके अभ्यास को मना करता है। तो यह पॉइंट सही। आर्टिकल 17 जो है यह अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और इसके प्रैक्टिस को फॉरबिड करता है। अस्पृश्यता शब्द को अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है। अनटचेबिलिटी को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं जो भारत के लोग जो है आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं और इनका डेफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको अधिनियम 1955 में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो सेकंड पॉइंट जो है गलत है, फर्स्ट पॉइंट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का। तो 40 का आंसर जो होगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 40 का आंसर होगा, 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति है? तो नए राज्य को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति आपको अनुच्छेद 2 से मिलती है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए अभी बांग्लादेश भारत का पार्ट नहीं है, कल को बांग्लादेश को भारत में शामिल करना होगा, तो अनुच्छेद 2 के तहत बांग्लादेश को भारत में शामिल किया जा सकता है। जैसे सिक्किम भारत का पहले भाग नहीं था, तो अनुच्छेद 2 के तहत पहले भारत में जोड़ा गया। अब मान लीजिए अनुच्छेद 3 क्या है? अगर बिहार है, अभी बिहार को ही 4 भाग में और बांट के 4 अलग अलग स्टेट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अनुच्छेद 3 का यूज करेंगे। तो यह आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 यहाँ पर होगा, नए राज्य को शामिल करना है या स्थापित करना है, तो अनुच्छेद 2 का बेस्ट एग्जांपल क्या? अनुच्छेद 2 का हम लोग यूज किए थे जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। तो याद रखिएगा, मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा का जो पावर है वह लिमिटेड है। तो राज्यसभा वोट फॉर ग्रांट्स पर वोट नहीं करता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स पर राज्यसभा वोट नहीं करता। यह पॉइंट आपको सही है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। राज्यसभा कैन वोट ऑन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरणों पर मतदान कर सकता है, यह भी गलत है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आर्टिकल 112 के तहत हर साल प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट पर, उस पर राज्यसभा जो है वोट नहीं कर सकता। डिस्कस कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरणों पर मतदान कर सकती है, तो गलत है। पहला पॉइंट इसमें से आपको सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है। कब? जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो। यह 3 सिचुएशन ऐसा है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को प्रेसिडेंट के द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको सही, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है। उसके बाद अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसे नियुक्त किया जाएगा। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो आर्टिकल 148 के तहत अपॉइंट होता है, यह आपको कौन अपॉइंट करता है? तो यह अपॉइंट आपको राष्ट्रपति जी करते हैं। यह याद रखिएगा, इसको कौन अपॉइंट करता है? तो इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और इसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, उसी प्रकार जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव किया जाता है। याद रखिएगा, आपको इनका रिमूवल का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना, अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को आज तक रिमूव नहीं किया जा सका है, क्योंकि उसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर है। तो उसी सेम प्रोसीड्योर से आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी रिमूव किया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा, 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के पास समाधान शक्ति होती है। तो यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, 161 के अनुसार आपको
गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होता है, यह पॉइंट सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आर्टिकल 75 कहता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, संसद नहीं, पार्लियामेंट नहीं, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो लोकसभा। तो सेकंड पॉइंट गलत है, पहला जो है आपको सही है। इसमें से गलत कौन सा? ऑप्शन बी जो है आपको गलत है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति को कानूनी तौर पर कार्यकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यह पॉइंट आपको सही है। राष्ट्रपति को हम लोग डी ज्यूरी हेड कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हम लोग डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं। रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, लेकिन सारा काम जो होता है एग्जीक्यूटिव का वो किसके नाम से होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट जो है डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव है और प्राइम मिनिस्टर जो है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है। तो यह पॉइंट आपको सही है। उसके बाद मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं होगी। यह पॉइंट गलत है। यह आपको कितना होता है? तो यह आपको 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर की संख्या कितनी हो सकती है? 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। यह किस अमेंडमेंट के बाद हुआ? तो 91st अमेंडमेंट 2003। याद रखिए 91st अमेंडमेंट 2003 के तहत आर्टिकल 75 को मॉडिफाई किया गया। आर्टिकल 75 को मॉडिफाई किया गया और इसमें बताया गया जो लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा उसकी संख्या कितनी होगी? 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। इसी तरीके से 15% का जो रिस्ट्रिक्शन है आपको स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर भी 15% का रिस्ट्रिक्शन है। और इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 164। तो आर्टिकल 164 जो है आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है और आर्टिकल 75 जो है आपको पार्लियामेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर कितना है? 15%। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये सेकंड गलत है क्योंकि यहाँ पर 20% है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा? ऑप्शन बी जो है आपको गलत है। उसके बाद है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है? तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस जो है यह आपको कौन सा है? आर्टिकल 20 है। याद रखिएगा आर्टिकल 20 जो है आपको यह अधिकार देता है। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में पहली बार जो भारत में आपको रिकमेंडेशन दिया गया था वो किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। यह कब है? 1957 ईस्वी। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड अनेक कमेटी बना है, जिसमें अशोक मेहता कमेटी, पीके थंगन कमेटी, लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी, ये सब भी बना है। तो इन्होंने भी आपको रिकमेंडेशन दिया था पंचायती राज के बारे में और इसी सब रिकमेंडेशन के आधार पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद आपको पंचायती राज जो है को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। तो यह याद रखिएगा पहला रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता ने 1957 में दिया था। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज के लिए 1977 में दिया था। पीके थंगन कमेटी ने 1989 में रिकमेंडेशन दिया था। पीके थंगन 1989 में रिकमेंडेशन दिया था और लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी जो था यह 1986 में आपको रिकमेंडेशन दिया था जो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। तो फाइनली 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। तो आपको पंचायती राज सिस्टम भारत में किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त किया उससे रिलेटेड जो भी कमेटी है उसके नाम और उसमें क्या अंतर है यह भी आपको पढ़ना। इसलिए यहाँ आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द ग्राम सभा कैन परफॉर्म फंक्शंस एंड एक्सरसाइज पावर एट द विलेज लेवल एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखिएगा जो पंचायत से रिलेटेड जो आपको पार्ट 9 है, कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितने पार्ट है? पार्ट 22 है। उसमें से पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पार्ट 9 में। पार्ट 9 में जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक का जो आर्टिकल है वह पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें जो 243 है पहला आर्टिकल, इसमें अनेक शब्दों का डेफिनेशन दिया गया। जो पंचायत का क्या मतलब है, ग्राम सभा का क्या मतलब है, तो अनेक शब्दों को डिफाइन किया गया 243। उसके बाद 243 ए में बताया गया जो ग्राम सभा के पास क्या पावर होगा। यह यहीं पर लिखा गया है जो ग्राम सभा के पावर जो है और कार्य जो है यह आपको कौन डिसाइड करेगा? तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो 243 ए के बारे में आपको याद रखना है। यह सबसे पहला आर्टिकल है। पहला तो हो गया 243 में डेफिनेशन और उसके बाद 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल है पंचायत से रिलेटेड, जैसे देखिए 243 डी, यह जो है आपको पंचायत में रिजर्वेशन की बातें करता है। 243 डी जो है यह क्या करता है? आपको पंचायत में जो है रिजर्वेशन की बातें करता है। उसके बाद 243 सी जो है पंचायत के कंपोजिशन की बातें करता है। सी से कंपोजिशन की बातें करते हैं। 243 एम, तो 243 एम यह बताता है तो पंचायत का जो नियम कानून है जो पार्ट 9 में दिया गया वो कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यह जो प्रोविजन है कहां पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा यह मेंशन किया गया है आपको 243 एम में। तो यहां पर आपको यह समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या होगा? आंसर सी होगा 49 का। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य जो है 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना।
तो यह पॉइंट अभी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? आपको एनरोलमेंट रेशियो जो है 50% तक बढ़ाना। अभी प्रेजेंटली कितना है? तो 26.3% है। अभी 26.3% है, इसको 50% तक बढ़ाने का टारगेट लिया गया। कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को बढ़ावा देना, तो यह भी आपको सही है। नई शिक्षा नीति में जो कक्षा 5 तक जो मातृभाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करना शामिल है। जो बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। तभी राज्य को एक समान स्कूली पाठ्यक्रम में लागू करना, यह नहीं है तो पूरे भारत में एक समान स्कूल करिकुलम लागू हो, यह नहीं है। आपको भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उसकी जरूरत के अनुसार शिक्षा व्यवस्था बनाना है। तो यह थर्ड पॉइंट आपको गलत है। पहला और दूसरा सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जो है यह आपको सही होगा। उसके बाद है थर्मोस्फीयर में उच्च तापमान का प्राथमिक कारण क्या है? तो हम लोग को मालूम है जो एटमॉस्फेयर जो होता है वह आपको कई लेयर में बटा हुआ है। जैसे पहला ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर। तो जो थर्मोस्फेयर है उसमें उच्च तापमान का कारण क्या है? तो थर्मोस्फेयर में उच्च तापमान का कारण है सूर्य से परावैंगनी और एक्सरे विकिरण का अवशोषण। तो सनलाइट जो आ रहा है उसमें जो अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन है वह आपको थर्मोस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? थर्मोस्फेयर जो है वह आपको गर्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो थर्मोस्फेयर जो है आपको सूर्य से परावैंगनी और एक्सरे विकिरण का अवशोषण करके यह गर्म रहता है। ऑप्शन 51 का क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नियम स्थिर तापमान पर गैस के दबाव और आयतन के बीच संबंध को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पर है आपको कौन सा जो लॉ है, आपको केमिस्ट्री में कौन सा ऐसा लॉ है जो हमको बताता है जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो जो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यह जो है यह फॉर्मूला किसने दिया? तो इसको हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। उसी तरीके से चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है और इसके अनुसार वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल है। ये लुसाइक लॉ में क्या होता है? तो गे लुसाइक लॉ में कहता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, गे लुसाइक लॉ कहता है अगर किसी गैस के कंटेनर का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो उसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर है वह दोनों क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी आपको बढ़ेगा। यह क्या हो गया? गे लुसाइक लॉ। उसके बाद है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? जो किसी एक फिक्स वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम में दो, मान लीजिए एक सेम वॉल्यूम वाला दो गैस कंटेनर है, सेम वॉल्यूम अगर है, सेम वॉल्यूम अगर है और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम है, दोनों गैस कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो दोनों में जो गैस मॉलिक्यूल की संख्या होगी वह फिक्स होगी। तो यह कह रहा है जो वॉल्यूम जो है और गैस मॉलिक्यूल यह प्रोपोर्शनल होगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे। टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो गैस की वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से प्रोपोर्शनल होगा। इसको क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज लॉ कहते हैं। तो याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ कहता है आपको क्या चीज? चार्ल्स लॉ का क्या है? तो यहाँ पर पूछा है जो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। उसका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है यह पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट